बस्तर में लंबे समय से जो माओवाद काबिज है, इस माओवाद को आप जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना ही ये और ज़्यादा जटिल होता जाएगा। और साथ ही साथ जितना इसको आप बारीकी से समझेंगे, जितना इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, जितना इसके सिस्टम को समझेंगे, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बताओ कि बस्तर के जंगलों के अंदर में बैठे माओवादी कितना सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। ऐसे ही आज एक सिस्टम लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल कई दफ़े आपने कहा कि माओवाद के स्ट्रक्चर को आपको समझाऊं, तो माओवाद के स्ट्रक्चर को तो खैर मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल मेरे हाथ कुछ एक ऐसा सामान हाथ लगा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मुझे लगा कि इसको आपको बताना चाहिए, क्योंकि मेरे दर्शक भी जो है माओवाद को समझने के लिए काफ़ी आतुर रहते हैं। हमेशा आपके तरह तरह के सवाल आते रहते हैं कि माओवाद की इस तरीके को समझाएं या उनकी अलग अलग रणनीतियों को समझाएं, कैसे जंगलों में रहते हैं उसको समझाएं। हालांकि ये बहुत छोटा सा एक कंटेंट मेरे हाथ लगा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि बीते दिनों मेरे हाथ में माओवादियों का एक आई कार्ड हाथ लगा है। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, आई कार्ड। दरअसल जब मैं भी पहली दफ़े इस आई कार्ड को सुना तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और जब मैंने उस आई कार्ड को देखा तो मैं भी भौंचक्का रह गया कि बताओ कि बस्तर के जंगल के अंदर में भी एक सिस्टम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है। जैसे आपके शहरों में कहीं पे काम होता है तो उसमें भी जिस तरह से आपके अलग अलग अधिकारी कर्मचारियों के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए जाते हैं कि कौन कहाँ कैसे काम कर रहा है, उसको लेकर बस्तर के जंगलों में भी वैसा ही लगभग एक सिस्टम काम कर रहा है। और यही वजह है कि माओवादियों ने अपना आई कार्ड भी जारी किया है। और आप देखें तस्वीरों में इस आई कार्ड को माओवादियों ने बनाया है, जो कि सबसे जो पहला पन्ना है, पहला पन्ना में उन्होंने किस तरह से लिखा है कि माकपा माओवादी, सॉरी भाकपा, क्या लिखा है ऐसा है कि थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है। तो भाकपा माओवादी मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माओवादी जो पार्टी है उसका ये आई कार्ड है। लाल झंडा है और उस पर हथौड़ी और हंसिए का निशान है, जो कि माओवादियों का जो चिन्ह होता है। अगले पन्ने में अगर आप देखें तो इसमें लिखा है कि पार्टी सदस्यता कार्ड, और उस पर लिखा है कि अपने सभी सदस्यों की जानकारी के लिए बनाया गया है। इस पर उन्होंने उद्देश्य भी लिखा है कि इस आई कार्ड को क्यों बनाया गया। सीधी सी बात है कि बस्तर के जंगलों के अंदर जब अलग अलग दलम, अलग अलग एरिया कमेटी होती हैं और बस्तर के अलग अलग इलाकों में इनके ट्रांसफ़र भी किए जाते हैं। कई बार नेतृत्व को एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफ़र किया जाता है उसके कार्यशैली को देखते हुए, या कई बार उसे दंड देने के लिए भी दूसरे इलाके में भेजा जाता है। अलग अलग सिस्टम उनका चलता है। इसी वजह से उनके द्वारा इस तरह से एक आई कार्ड भी जारी किया जाता है कि भाई अचानक अगर कोई मिल गया संगठन का आदमी दूसरे संगठन के आदमी से, तो वो जानेगा कैसे। निचले दलम के लोग भी रहते हैं, निचले लोग भी रहते हैं जिनको समझना होगा, हर कोई एक दूसरे को तो जानेगा नहीं। तो इस तरह का एक देखिए कितना हाथ से बना हुआ है उनका आई कार्ड। दूसरे पन्ने पर लिखा गया है कि पार्टी सदस्यता कार्ड है, जो पार्टी ज्वाइन करेगा उसका सदस्यता कार्ड है, मतलब कि आई कार्ड है। अपने सभी सदस्यों की जानकारी के लिए बनाया गया है। और ये जो आई कार्ड है ये कंपनी नंबर 6 का है, प्लाटून नंबर 6 जो होता है, जो माओवादियों की एक विंग होती है जो जवानों से लड़ाई करती है या युद्ध करती है। दूसरे पन्ने पे बाकायदा इनका जो है एक शपथ पत्र भी है, ये भी आई कार्ड का हिस्सा है कि भारत क्रांति के लिए मैं विश्वास के साथ डटे रहूँगा, भारत क्रांति को और जनता से कभी गद्दारी नहीं करूँगा, गरीब जनता के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा, आत्मसमर्पण नहीं करूँगा और आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगा, लूट शोषण के खिलाफ वर संघर्ष में डटे रहूँगा, गरीब आदिवासियों का राज लाने के लिए जन संघर्ष में ही रहूँगा। मतलब ये इनका जो है एक वचन लिया जाता है, जिस तरह से घोषणा पत्र बोला जा सकता है या शपथ पत्र कहा जा सकता है। जिस तरह से नहीं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जब अपने पद की शपथ लेते हैं तो मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ, उसी तरह से इनका शपथ पत्र है। इस पर बाकायदा लिखा हुआ है उद्देश्य कि मैं क्यों संगठन से जुड़ रहा हूँ और उसमें किस तरह से तत्पर होते हुए और पूरे विश्वास के साथ रहूँगा, गद्दारी नहीं करूँगा। इसके बाद जो है जो आखिरी पन्ना है, आखिरी पन्ना में सदस्य की पूरी जानकारी है। जानकारी में हालांकि मैंने ये जिसका आई कार्ड है वो अभी भी संगठन में एक सक्रिय माओवादी है, इसी वजह से इसके नाम को मैंने मिटा दिया है। उम्र का भी जिक्र है इस आई कार्ड में, नाम, उम्र, भर्ती, गांव, जिला, तहसील, ब्लॉक, थाना, पिता, माता, सारी जानकारियां हैं माओवादी संगठन के उस सदस्य की जो संगठन में ज्वाइन होगा। तो इसमें नाम उसका है और भर्ती कब हुई थी
तो 2007 अक्टूबर में इसकी भर्ती हुई थी, उसका जिक्र है। और 2 तारीख को गांव का नाम भी है, जिला दंतेवाड़ा है, तहसील बीजापुर लिखा गया है, और ब्लॉक भैरमगढ़, थाना बारसूर थाना जिस एरिया में सक्रिय है। पिता और माता का नाम अभी इसमें नहीं जिक्र किया गया है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने पहली दफ़े ये माओवादियों का आई कार्ड देखा और मुझे लगा कि जब मैं पहली दफ़े देख रहा हूँ तो मेरे दर्शकों को भी निश्चित ही तौर पर इस आई कार्ड को देखना चाहिए। तो इस आई कार्ड को लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और लगा कि बहुत अच्छी जानकारी है, इसे मेरे दर्शकों को देखनी चाहिए। इनका घोषणा पत्र भी देखिए काफ़ी, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत इनका वो है कि गरीब जनता के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। ये बात मुझे भी प्रभावित करती है कि गरीब जनता के लिए हर किसी को लड़ना चाहिए, चाहे वो हमारे नेता हों, जनप्रतिनिधि हों या अधिकारी हों। अधिकारियों को तो खैर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अधिकारियों को तो ईमानदारी से काम करना चाहिए और कभी गद्दारी नहीं करूँगा। हर किसी को अपने प्रोफेशन से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ये कुछ बातें मुझे काफ़ी प्रभावित भी कर रही हैं और गरीब आदिवासियों का राज लाने के लिए जन संघर्ष में रहूँगा। इससे भी मैं काफ़ी प्रभावित हूँ कि गरीबों और आदिवासियों के लिए उनका राज आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनका शोषण हुआ है, उनके शोषण होने का इस समय जो है उसे समाप्त तो होना चाहिए। कुछ बातें हैं जो इनके घोषणा पत्र में जो मुझे काफ़ी पसंद आई, मुझे लगा इस आई कार्ड को आपको दिखाऊं इसलिए। और दूसरी एक घटना आज हुई है बीजापुर में। बीजापुर के बासागुड़ा और कुत्तागुड़ा नाले के पास में जो जवान आज सर्चिंग पे निकले हुए थे तो बाल बच गया। बाल ऐसे बचे हैं कि बासागुड़ा और कुत्तागुड़ा के पास नाले के पास उन्होंने जब सर्चिंग से लौटते वक्त शाम लगभग 5 साढ़े 5 बजे की घटना है, देखा कि 2 पेड़ों के बीच में बहुत ही छुपाकर, बहुत ही चालाकी से माओवादियों ने एक 6 किलो का आईडी प्रेशर बम लगा रखा था। दरअसल होता क्या है कि जवान जब दिन भर सर्चिंग पर रहते हैं तो इस दौरान जैसे कि आप देख रहे हैं कि गर्मियां काफ़ी बढ़ गई हैं और तापमान बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ने पर आतुर है। तो ऐसे में जवान जब चलते चलते पूरे वजन अपने पिट्ठुओं को लेकर और मोटी वर्दी पहनकर जब चलते हैं तो काफ़ी थक जाया करते हैं। हालांकि उनके प्रोटोकॉल है कि जब वो सर्चिंग पर रहें तो पेड़ों के नीचे ना जाएं और पेड़ों के इर्द गिर्द भी ना जाएं, क्योंकि पेड़ के नीचे छांव होते ही हैं और जब जवान थक जाते हैं या कोई भी थक जाता है तो वो पेड़ के नीचे थोड़ी देर सुस्ताने की कोशिश ज़रूर करता है और इसी का फ़ायदा माओवादियों के द्वारा उठाया जाता है। माओवादियों को इस बात का इल्म होता है, इस बात की जानकारी होती है और विश्वास होता है कि जवान कितना भी हो प्रोटोकॉल तोड़ेंगे ज़रूर, और जब भी वो थक जाएंगे, थक कर चूर हो जाएंगे तो भले अपनी जान को जोखिम में डालकर एक बार पेड़ के नीचे ज़रूर आएंगे। और यही वजह है कि आज उन्होंने बासागुड़ा के कुत्तागुड़ा नाले के पास 2 पेड़ों के ठीक बीच में बहुत ही चालाकी से एक 6 किलो का आईडी बम प्लांट कर रखा था। अच्छी बात यह है कि जो जवान हैं उनकी नज़र उस पर पहले पड़ गई। जवानों की नज़र पड़ी तो उन्होंने तत्काल उस बम को निकाला और आप देखें उस बम के को जिस तरह से घटनास्थल पर ही डिफ्यूज़ तो नहीं किया जा सकता, सुरक्षित तरीके से ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट की वीडियो देखें। तो देखा आपने कि कितनी ज़ोरदार धमाके के साथ ये ब्लास्ट हुआ है। और अब आप सोचिए कि इस ब्लास्ट की जद में अगर कोई जवान आ जाता तो उसके शरीर की क्या स्थिति होती। तो इस तरह से खतरनाक बम को माओवादियों ने प्लांट कर रखा था। पुलिस के अधिकारियों ने जो जानकारी दी कि ये जो बम है प्रेशर आईडी बम है और इसके ऊपर जैसे ही जवान का पैर पड़ता और उसके बाद जैसे ही पैर जवान उठाता तो इसी तीव्र गति से, जैसा आपने वीडियो में देखा, ये बम ब्लास्ट हो जाता, एक बड़ी घटना हो जाती और फिर जवान के साथ कुछ भी हो सकता था। हालांकि ये घटना में किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जवानों की नज़र घटना होने से पहले ही इस बम पर पड़ गई थी। इस वजह से सारे जवान जो है सुरक्षित है, अपने कैंप में वापस लौट आए हैं। इस आईडी बम को जब डिफ्यूज़ किया गया उसकी तस्वीर हमारे पास उपलब्ध थी तो मुझे लगा ये भी आप लोगों को दिखाऊं कि देखिए बस्तर के जंगलों में कैसे सड़क पर बारूद बिछा होता है। हमारे बड़े भाई हैं जो हमारे गुरुदेव भी हैं, रितेश मिश्रा जी, उन्होंने एक कविता लिखी है और कविता का एक लाइन मुझे याद आ रहा है। इसी बम की इस तस्वीर को देखकर उस लाइन को याद आया। कविता बहुत लंबी है लेकिन उनकी एक लाइन काफ़ी खूबसूरत है कि बारूदों के रास्ते पर सांसें आती जाती हैं। तो वो उन्होंने बस्तर पर लिखा है। अब आप देखिए कि बस्तर में वाकई में कि जो सड़कें हैं कहाँ पे बारूद बिछा है आपको पता ही नहीं है और बारूदों के रास्ते पर
सांसें आती जाती, मतलब जो जिंदा लोग हैं वो ऊपर से जाना आना करते हैं और उन्हें भी नहीं पता कि कब वो ज़मीन पर पैर धरेंगे और उनका आखिरी कदम साबित हो जाएगा। तो इस तरह की स्थिति है बस्तर में, और ये खतरे केवल जवानों के लिए नहीं होते, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए होते हैं, उन ग्रामीणों के लिए होते हैं जो उन इलाकों में बसते हैं, उन जानवरों के लिए भी होते हैं जो जंगलों में चरने जाते हैं। और कई दफ़े माओवादी खुद भी ऐसे बम के शिकार हो जाया करते हैं। इसके भी कई बार कई साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं कि माओवादी इस तरह के बम को प्लांट करते करते खुद भी उसकी जद में आ गए हैं। बारूद है, बारूद तो कभी भला करेगा नहीं, जब भी अपना काम करेगा 2-4 की जान लेकर ही जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं और जानकारी थी, मुझे लगा आप सभी को आज इस जानकारी से अपडेट करूं, अवगत कराऊं, और इन्हीं सब को लेकर आपके सामने आया था। बस्तर की छोटी बड़ी हर तरह की जानकारी, खबरें और जानकारियां लेकर और कहानियां लेकर आपके सामने प्रस्तुत होने की कोशिश कर रहा हूं। लगे कि बस्तर के जरिए, बस्तर टॉकीज़ के जरिए इन सारी कहानियों को जानना, सुनना, समझना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। तो आप बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो हमारा फेसबुक पेज है उसे भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।